गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों, जैसा कि हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान या विश्व की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने प्रारंभ किया है ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करना। अर्थात ब्रिटेन का संविधान संसदीय शासन व्यवस्था का दुनिया में सबसे बेस्ट उदाहरण है। आज इसका अपन अध्ययन प्रारंभ पहले कर चुके हैं और आज इसके आगे के अध्याय की बात करेंगे। इससे पहले हमने मंत्रिमंडल की बात कर ली, प्रधानमंत्री की बात कर ली और ब्रिटिश संविधान में प्रचलित अभिसमयों की बात कर ली। ये कई तरह की बातें अपन लोग कर चुके हैं और आज अपन बात करेंगे ब्रिटिश संसद की, अर्थात उस संसद की जो दुनिया की तमाम संसदों की मदर है। तो इसके ऊपर देखिए, ब्रिटेन की संसद विश्व में संसदीय व्यवस्था की जननी है। अन्यत्र राज्य व्यवस्थाओं में विधि निर्मात्री संस्थाओं को चाहे किसी भी नाम से क्यों न पुकारा जाता हो, तथापि उन्होंने बहुत कुछ ब्रिटिश व्यवस्था से ग्रहण किया है। इस प्रकार ब्रिटिश संसद वर्तमान युग में विद्यमान व्यवस्थापिका सभाओं में सर्वाधिक प्राचीन है। वस्तुतः ब्रिटेन में संसदीय प्रक्रिया के विकास की कथा वहां की राजतंत्रीय व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की कथा भी है। जेनिंग्स नामक विद्वान इसको अपने शब्दों में लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद जो संसदों की जननी है को यह ज्ञान है कि अपनी युवावस्थाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए नई पीढ़ियों की बदलती मांगों के अनुसार अनुकूलता बढ़ाने वाली तकनीकी तथा पद्धति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। विद्यार्थियों, ब्रिटिश संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। एक है सम्राट, दूसरा लॉर्ड सभा, तीसरा कॉमन सभा। तीनों अंगों का विधि निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यद्यपि दोनों सदनों का संगठन पूर्णतया भिन्न सिद्धांतों पर आधारित होता है। लॉर्ड सभा राजतंत्रीय व्यवस्था की देन है तथा मुख्यतः वंशानुगत है, जबकि कॉमन सभा उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण हुआ है तथा यह पूर्णतया जनता का प्रतिनिधित्व सदन है। यही कारण है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण के साथ कॉमन सभा की शक्तियों में 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा वृद्धि हुई तथा लॉर्ड सभा द्वितीय श्रेणी का सदन बनकर रह गया। संसदीय व्यवस्था व संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सैद्धांतिक तौर पर संसद सर्वोच्च है, इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था को संसदीय शासन कहा जाता है। डब्ल्यू मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसद की इस असीम शक्ति के अनेक उदाहरण उत्तरदायी है। अर्थात ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इसको अपन सिद्ध करेंगे। इस ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के क्या प्रमुख कारण है? देखिए, पहला है इसमें असीमित विधि निर्माण की शक्ति। ब्रिटेन में संसद को विधि निर्माण में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है क्योंकि उसकी विधि निर्माण शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। संसदीय सर्वोच्चता का विश्लेषण करते हुए मुनरो के अनुसार कोई ऐसा चार्टर अथवा घोषणा पत्र नहीं है जिसमें ब्रिटिश संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई ऐसा न्यायिक निर्णय नहीं है जिसे रद्द नहीं कर सकती तथा कोई ऐसा सामान्य कानून नहीं है जिसे संसद पूर्णतया बदल नहीं सकती। संक्षेप में, विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को निरपेक्ष शक्तियां प्राप्त है। दूसरा जो कारण है संसद की सर्वोच्चता का, वो है लिखित संविधान का अभाव। प्राय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियां संविधान के द्वारा निर्धारित होती है, किंतु ब्रिटेन में लिखित संविधान के अभाव में इस प्रकार के मर्यादाओं का भी अभाव है। ब्रिटिश संसद विधि निर्मात्री संस्था तो है ही, वह संविधान निर्मात्री संस्था भी है। इस व्यवस्था ने ब्रिटेन की संसद को विशिष्ट स्थिति प्रदान की है जो प्राय उन व्यवस्थाओं में नहीं पाई जाती जहां लिखित संविधान होता है। वहां संविधान में संशोधन की शक्तियां सामान्यतः संसद या व्यवस्थापिका को प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया के द्वारा संविधान में परिवर्तन करने की संसद की क्षमता ने ब्रिटेन के संविधान को पर्याप्त नमनीयता प्रदान की है।
तीसरा जो कारण है वो है विधि निर्माण की शक्तियों का संकेंद्रण। ब्रिटेन में संपूर्ण राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्तियों का संकेंद्रण ब्रिटिश संसद में ही है, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका तथा भारत के समान संघात्मक व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत विधि निर्माण के लिए विषयों का बंटवारा स्पष्टतया संविधान के द्वारा राज्य सरकारों व संघीय सरकारों के मध्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संघीय व्यवस्था के घटक राज्यों की विधानसभाएं अपने क्षेत्र के लिए विधि निर्माण में सक्षम होती है। एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत किसी अन्य संस्था को ब्रिटेन में विधि निर्माण का अधिकार नहीं दिया गया, अतः सभी विषयों के ऊपर विधि निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। चौथा जो कारण है ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का वो है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। भारत तथा अमेरिका जैसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जहां लिखित संविधान है वहां संविधान की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान की विद्यमान मान्यताओं का उल्लंघन करता हो। इस प्रकार इस सीमा तक संसद की शक्तियां सीमित हो जाती है। ब्रिटेन में लिखित संविधान के अभाव में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित नियमों के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी विधि अथवा किसी भाग को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। सैद्धांतिक तौर पर अलिखित संविधान, एकात्मक शासन व्यवस्था तथा न्यायिक पुनरावलोकन के अभाव में ब्रिटेन में संसद को विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त है। तथापि जैसा कि मंत्रिमंडल की शक्तियों के अध्ययन में देखा गया है, वस्तुतः अन्य कार्यों के समान विधि निर्माण के क्षेत्र में भी व्यवहारिक स्तर पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियां भी प्रतिबंधित हुई है। विधि निर्माण की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह भी नहीं है कि संसद किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। वस्तुतः ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्था है तथा सरकार का कोई भी अंग निरंकुश रूप से शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। व्यवहारिक तौर पर लिखित संविधान की ओर से प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने के बावजूद ब्रिटेन की संसद पर अप्रत्यक्ष रूप से निम्न नियंत्रण रहते हैं। अब ये देखिए, हमने इन चारों बिंदुओं में सिद्ध किया कि भाई ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, विधि निर्माण में वो सर्वोच्च है, संप्रभु है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं है, वो जो मर्जी कर सकती है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां भी बहुत सी चीजों को मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण है उनमें देखते हैं, पहला जो नियंत्रण है वो है जनमत का नियंत्रण। ब्रिटेन में संसद विशेष तौर पर कॉमन सभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी लोकप्रियता का आधार ही यह तथ्य है कि एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा उसे निश्चित कार्यक्रम के आधार पर चुना जाता है। इस प्रकार जनता के द्वारा निर्वाचित सदन को औचित्य प्रदान करता है। संसद पर जनता का नियंत्रण मात्र निर्वाचन के समय ही नहीं होता, अपितु संचार के विकसित साधनों यथा प्रेस, दूरदर्शन आदि के द्वारा जनता निरंतर अपने प्रतिनिधियों को निगरानी में रखने में समर्थ होती है तथा यही कारण है कि जनता के प्रतिनिधि उत्तरदायित्व विभिन्न निर्णय लेने की स्थिति में नहीं बन पाते। दूसरा जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण है संसद की शक्ति पे वो है विभिन्न हितों में सामंजस्य के प्रयास। सैद्धांतिक तौर पर यद्यपि संसद का प्रमुख कार्य विधि निर्माण दृष्टिगोचर होता है, तथापि संसद के सदस्यों का अन्य कार्य जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह है समाज के विभिन्न घटकों के स्वार्थों में संतुलित सामंजस्य जनता के सामने प्रस्तुत करना है। वस्तुतः कॉमन सभा के प्रत्येक सदस्य की एक भूमिका यह भी रहती है कि वह अपने मतदाताओं को विश्वास दिला सके कि किसी नीति संबंधी विषय पर जो निर्णय कॉमन सभा द्वारा लिया गया है उसमें उनके हितों की रक्षा का पूरा प्रयास किया गया है। विशेष तौर पर विभिन्न विधेयकों पर विचार करते समय कॉमन सभा के सदस्यों को विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तर्कों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रकार संसद के सदस्यों को राजनीतिक व्यवस्था में संगठित विभिन्न हितों में परस्पर सामंजस्य रखते हुए निर्णय लेना होता है जो उसे किसी भी स्थिति में निरंकुश नहीं बनने देता। बहुमत दल का तीसरा जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण है वो है बहुमत दल का संगठन व सत्ता का केंद्रीकरण। संसदीय व्यवस्था की प्रक्रिया में दलों की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण तथा सक्रिय होती जा रही है। कॉमन सभा दलों के आधार पर प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित होती है। इनमें से एक भाग शासक दल के नेतृत्व संगठित होता है तो दूसरा भाग विपक्ष के रूप में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शासक दल अपने दल की
नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्ध होता है। ब्रिटेन में कॉमन सभा में शासक दल की संपूर्ण शक्ति मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एवं विपक्ष की शक्ति छाया मंत्रिमंडल के नेतृत्व में संगठित होती है। संसदीय सर्वोच्चता व्यवहार में दलीय नेतृत्व में विभाजित हो गई है। चूंकि नियमित समय के बाद दोनों दलों को जनता के सम्मुख वोट मांगने जाना होता है, अतः वे जनमत की उपेक्षा का संकट मोल नहीं लेते। कॉमन सभा की इस कठोर दलीय संरचना के बाद कॉमन सभा के सामान्य सदस्य के लिए अपने संबंधित दलों के निर्देशों का पालन करने के अलावा सदन में कुछ विशेष करने को नहीं रह जाता। सदस्य चाहे तो किन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर अलग से संसदीय नेतृत्व को अपनी राय पहुंचा सकते हैं, तथापि सदन के अंदर उन्हें संगठित दल के अनुशासित सदस्य के रूप में व्यवहार करना होता है। चौथा जो है कारण, मतलब कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण, वो है प्रदत्त व्यवस्थापन। मंत्रिमंडल की बढ़ती हुई शक्तियों के लिए प्रदत्त व्यवस्थापन को उत्तरदायी माना जाता है। व्यवस्थापिका के बढ़े हुए कार्यभार तथा विधि निर्माण की बढ़ती हुई जटिलता के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद कानून की बाह्य रूपरेखा का ही निर्माण करती है। कानून को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न नियमों तथा उपनियमों को बनाने का दायित्व कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। यद्यपि ये नियम व उपनियम संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं, फिर भी व्यवहार के लिए इतनी अधिक संख्या में बनाए जाने वाली नियमों उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय कारक, देखिए जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण है उनमें एक अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। जब से ब्रिटेन ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण की है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में आंशिक परिवर्तन आया है। यूरोपीय समुदाय द्वारा पारित विधेयक भी ब्रिटेन में मान्य होते हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहार में ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश न्यायालय को उन कानूनों को लागू करने से मना कर दिया जो यूरोपियन संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तथा ब्रिटिश न्यायालय को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों में परिवर्तन का निर्देश देते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता यूरोपियन समुदाय द्वारा बनाए गए नियमों से मर्यादित हो गई। यद्यपि प्रकट रूप में ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है तथा उसकी विधि निर्माण की शक्तियां असीमित है, तथापि व्यवहार में उसे उसी प्रकार की मर्यादाओं का पालन करना होता है जैसे किसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित व्यवस्थापिका के लिए आवश्यक है। देखिए विद्यार्थियों, ये हमने प्रारंभ किया ब्रिटेन की संसद का अध्ययन करना, तो ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। यह मतलब इसके कुछ कारण अपने सामने आए, जैसे कि असीमित विधि निर्माण की शक्ति, लिखित संविधान का अभाव, विधि निर्माण की शक्तियों का केंद्रीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। ये मतलब ये तथ्य जो है कि जो ये सिद्ध करते हैं कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। वो जो मर्जी कानून बना सकती है, जिस मर्जी अधिनियम को रद्द कर सकती है, वो नया बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है भी। ऐसा नहीं है, उसके लिए कई कारण है कि ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे अपनी मर्जी या तानाशाही की कल्पना करना असंभव है। तो वहां की संसद के ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है, जैसे जनमत का नियंत्रण, विभिन्न प्रेशर ग्रुप में सामंजस्य, बहुमत दल में सत्ता का केंद्रीकरण आदि, प्रदत्त व्यवस्थापन और अंतर्राष्ट्रीय कारक। ये कुछ मतलब एक ऐसे कारक है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद के ऊपर नियंत्रण लगाने का काम करते हैं। थैंक यू।